कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां नहीं गया हूं। गांव-गांव घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, मैंने सभाएं की है। अभी आप बरसात का टाइम है, थोड़ी सी बारिश हो जाने के बाद कल्याणपुर ऐसा लगेगा जैसे झील बन गया। सचिंदर बाबू भी रहने वाले हैं, जो भी 5 साल केसरिया से विधायक थे और 5 साल कल्याणपुर से विधायक थे, जिनके अपने पंचायत में ये सड़क तालाब बना हुआ है जहां पे बत्तख तैरे। मेरे पास वीडियो है, आप बोलिएगा तो मैं आपको दे दूंगा। बीजेपी की परवरिश हुई, उनको घर में खाने को मिले नहीं मिले, वो हिंदुत्व की बात करेंगे, वो राम मंदिर की बात करेंगे, वो देश की तरक्की की बात करेंगे, और जेब में उनको फूटी कौड़ी हो चाहे नहीं हो, ऐसे करता मुझे उनके मिलते हैं। नेता लोगों को मतलब है खाना पूर्ति करो और उसमें से पैसे कैसे निकाल करके अपने जेब में डालो। आपको कितने लोगों से मैं बुलवा दूं कि सीओ पैसा मांगता है, वीडियो पैसा मांगता है, थाना में आप सिर फोड़वा के चले जाइए, एफआईआर नहीं दर्ज होता है बिना पैसा दिए हुए। बीजेपी की परवरिश हुई, उनको घर में खाने को मिले नहीं मिले, वो हिंदुत्व की बात करेंगे, वो राम मंदिर की बात करेंगे, वो देश की तरक्की की बात करेंगे, और जेब में उनको फूटी कौड़ी हो चाहे नहीं हो, ऐसे करता मुझे उनके मिलते हैं। आज पैसे वाले का बेटा तो जाकर के डीएवी में, डीपीएस में, पटना, रांची, दिल्ली, बनारस कहीं जाके पढ़ेगा। एक गरीब मजदूर का बेटा कहाँ पढ़ेगा? बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर हम तमाम जिले में जा रहे हैं और विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि इस बार जनता का माहौल क्या है। प्रत्याशी के पास भी जा रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं अपने विधानसभा को लेकर, और अगर चुन के जाते हैं सदन में तो अपने विधानसभा के लिए कौन से ऐसे कार्य करेंगे। अभी हम मोतिहारी जिला के कल्याणपुर विधानसभा में हैं। कल्याणपुर के विधायक का इंटरव्यू हमने आपको दिखाया था और उनसे सवाल भी किया था। अब बारी है जनसुराज के संभावित उम्मीदवार सुबोध तिवारी की। सुबोध तिवारी से पूछेंगे कि इनके पास कौन सा ऐसा रूट मैप है कि कल्याणपुर की जनता के पास ले जाएंगे और कल्याणपुर की जनता इन पे विश्वास करेगी और इनको सदन में भेजने का काम करेगी। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। सर, चुनाव नज़दीक है और आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे तो जनसुराज में हर विधानसभा में जाएंगे तो 3-4 लोग संभावित उम्मीदवार होते हैं, तो ऐसा कौन सा ऐसा कार्य करेंगे अपने विधानसभा के लिए पार्टी आप पे ट्रस्ट करे कि नहीं यू आर द बेस्ट इन कल्याणपुर, आपको जनसुराज की तरफ से भेजा जाइए, कल्याणपुर में टिकट मिल रहा है, लोगों के बीच में जाइए और लोगों का विश्वास जीत के सदन में आइए, ऐसा कौन सा कार्य? नहीं, पहले आपका प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, उसको ठीक करिए। क्या ये confusion? बात पार्टी के ट्रस्ट का है या लोगों का ट्रस्ट का है? पार्टी टिकट देगी, वो सवाल करना चाह रहे हैं कि पार्टी किस बात पे आपको टिकट देगी, या आप ये प्रश्न करना चाह रहे हैं कि लोग आपको किस बात पे जिता कर भेजेगा? देखिए, पार्टी आपको टिकट तभी देगी जब जनता का विश्वास आप जीत पाएंगे। तो जनता के कौन से मुद्दे को लेकर आप पार्टी के पास जाएंगे जो पार्टी समझे कि नहीं इनके पास मुद्दे हैं, इनके पास ऐसा विकास कार्य है जो इनके एरिया में इनके विधायक ने नहीं किया है, अगर आपको मौका मिलता है तो आप इन कार्यों को करेंगे? देखिए, पिछले 1.5 साल से मैं कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां नहीं गया हूं। गांव-गांव घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, मैंने सभाएं की है, और ओवरऑल हमने जो एजेंडा अभी तक लोगों के सामने रखा है वो यही रखा है कि एक सिर्फ कल्याणपुर विधानसभा की बात नहीं की, पूरे बिहार के अंदर जो बदहाली है, जो पलायन है, जो शिक्षा की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है, जो रोजगार का अभाव है, इन चीज़ों के ऊपर पूरी जनसुराज काम कर रही है, जो सिर्फ एक कल्याणपुर में नहीं पूरे बिहार में होगा। अब आते हैं कल्याणपुर विधानसभा के अंदर। तो कल्याणपुर विधानसभा के सभी जनता से मैं एक ही वादा हमेशा करता हूँ, रोज ही करता हूँ और आपके माध्यम से भी करूँगा। मेरा पहला काम भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना। पहले दिन से मेरी लड़ाई एक ही रहेगी कि किसी भी गरीब आदमी को किसी भी काम के लिए ब्लॉक में, थाना में, अंचल में 1 रुपया भी रिश्वत नहीं देना पड़े। दूसरी बात, सरकार के जो भी योजनाएं आती है, जो भी पैसे आते हैं विकास के कार्यक्रम के लिए, उसमें से जो चोरी है, करप्शन है, जिसकी वजह से किसी भी काम की आप क्वालिटी देखेंगे तो अव्वल दर्जे की नहीं है, उसकी जो लाइफ है वो रिड्यूस कर जाता है और चीज़ें निखर के नहीं आती। अभी आप बरसात का टाइम है, थोड़ी सी बारिश हो जाने के बाद कल्याणपुर ऐसा लगेगा जैसे झील बन गया है, पूरा बीच में पानी भर जाता है। कल्याणपुर मार्केट की बात मैं कर रहा हूँ। कल ही की मैं घटना बताता हूँ। कल या परसों सिसवा सो पंचायत से मैं जा रहा था, मेघुआ से टर्न लिया गाड़ी बहलोलपुर जाने के लिए, तो रास्ते में एक पैच मिला 400-500 मीटर का, जिसमें बत्तख तैर रहे थे। रोड पे बत्तख तैर रहे थे। तो हमें लगा कि ये रोड है या तालाब है कि जिसमें बत्तख तैर रहे हैं। 21 पंचायत में, जहाँ से 2-2 विधायक 2-2 बार रहे हुए हैं, उसी पंचायत के अब्दुल्ला जी रहने वाले हैं, जो केसरिया से भी विधायक थे और कल्याणपुर से भी विधायक थे।
उनकी पत्नी कल्याणपुर से थी, और उसी पंचायत से सचिंदर बाबू भी रहने वाले हैं, जो भी 5 साल केसरिया से विधायक थे और 5 साल कल्याणपुर से विधायक थे, जिनके अपने पंचायत में ये सड़क तालाब बना हुआ है जहाँ पे बत्तख तैरे। मेरे पास वीडियो है, आप बोलिएगा तो मैं आपको दे दूंगा, वो जगह आइडेंटिफाई करके बता दूंगा। क्यों है ऐसा? इसलिए ऐसा है कि सरकारी पैसे जब आते हैं कार्यक्रम को लेकर के, विकास को, योजनाओं को लेकर के, तो नेता लोगों को विकास से मतलब नहीं है। नेता लोगों को मतलब है खाना पूर्ति करो और उसमें से पैसे कैसे निकाल करके अपने जेब में डालो, इसको बंद करना है। और इसके लिए मैं राजनीति में आया। ये सब जो बातें आप बता रहे हैं, तो जब यहाँ के विधायक से मैं बात कर रहा था, सारी बातों को रखा। वो बोल रहे हैं कि जब से मैं विधायक बना हूँ मेरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार है ही नहीं। मैंने भ्रष्टाचार पे एकदम से लगाम लगाया है। किसी भी ब्लॉक में जाइए, किसी भी एरिया में जाइए, आपको कितने लोगों से मैं बुलवा दूं कि सीओ पैसा मांगता है, बीडीओ पैसा मांगता है, थाना में आप सिर फोड़वा के चले जाइए, एफआईआर नहीं दर्ज होता है बिना पैसा दिए हुए। ये बात छुपी, आप तो मीडिया वाले हैं, आप विधायक जी बोले और आपने सुन लिया, आपको क्रॉस क्वेश्चन उनको करना चाहिए था, विटनेस ला के खड़ा करना चाहिए था। अब बोलिए तो मैं 10 विटनेस ला के खड़ा कर देता हूँ। आपको लगता है कि विधायक जी जो बोल रहे हैं तो वो गलत है? एकदम गलत बोल रहे हैं, मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। बोलिए विधायक जी को कितने सबूत चाहिए, मैं लेके आता हूँ सबूत। मेरे पास लोग ऐसे बैठे हैं जिनके काम अटके पड़े हैं क्योंकि रिश्वत मांगते हैं, वहाँ पे अगर टालते रहते हैं, पैसा दीजिएगा सारा काम हो जाता है। और ये ऐसे नहीं हो जाता, उसके पीछे की कहानी भी आप समझते हैं। विधायक के पीछे की कहानी थोड़ा बताइए। विधायक चाह जाए तो किसी अधिकारी को ताकत है पैसे ले लेने का। विधायक क्यों नहीं चुनता? विधायक को तो जनता चुन के भेजती है। विधायक अगर बना है तो जनता के वोटों से बना है, तो फिर जनता के लिए विधायक चाहता क्यों नहीं है? जनता भी जानती है और विधायक जी भी जानते हैं। कुछ चीज़ें अभी पर्दे के अंदर रहने दीजिए, आचार संहिता के बाद सारे पर्दे खोलूंगा। आप भी डर रहे हैं उनसे कि अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, आचार संहिता के बाद कुछ फैक्ट के साथ रखूंगा बातों को। अभी बातें फैक्ट के साथ नहीं है, इसलिए आपको इसलिए मैं नहीं रखना चाह रहा हूँ। सचिंदर बाबू कहते हैं कि अभी तक 7 यादवों की हत्या हुई है। ये कहते हैं कि यादव की हत्या नहीं हुई है, इंसान की हत्या हुई है। तो आरोप प्रत्यारोप का खेल दोनों का चल रहा है। इसमें एक नई पार्टी आई है, जनसुराज। सुनिए, किसी जाति विशेष की तो यहाँ पे बात ही नहीं है। अगर आप किसी भी जाति विशेष की बात करेंगे तो वो गलत दिशा में हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक फ़ोन आया, पोखरा पंचायत के अंदर एक गांव है बिशुनपुर, बिशुनपुर पोखरा में ही है ना? हाँ, बिशुनपुर गांव में एक महतो समाज के किसी लड़का की शादी होकर के वो दुल्हन को विदा करके ले आ रहा था, नुनिया जाति का कोई था। उसको रास्ते में कुछ लोगों ने अगवा करके, एक जाति विशेष के लोगों ने अगवा करके दूल्हा दुल्हन को अपने घर पे ले गए और 4-5 घंटे बिठा करके रखा। मैं गया हूँ वहाँ पे, और जब मैं थाना में गया पैरवी करने के लिए उसका, तो उसको थाने वाले ने क्या कहानी बनाया कि उसका कैमरा इन लोगों ने छीन रखा था, कैमरामैन का, जो कि बात बिल्कुल गलत थी। ये चीज़ें नैरेटिव गढ़ा गया है, और अब कौन गढ़ रहा है, कौन पैरवी कर रहा है, समरथ को नहीं दोष गोसाई। आप सारा विधायक की तरफ करना। निश्चित रूप से कहने की बात है, जिसका कैमरा आप सुनिए, अगर मेरा कैमरा आपने छीन लिया या आपका कैमरा मैं आज छीन लूंगा, तो आप आज थाना में जाएंगे, अगर थाना में जाके आपने कंप्लेन कर दिया तो कल मेरा कार छीन लेंगे। अगर आप इतने कमज़ोर होते तो उसी रात को कुछ करते। आपका तो उसने कुछ छीना ही नहीं था, ये सच है, मैंने इस बात की तहकीकात किया है। उसको केस से बचाने के लिए गलत तरीके से पैरवी किया गया है। तो अपराधियों का जंगल राज तो भाई उनके दल का नियम है, उनके दल के मतलब कल्चर में है। वो आएंगे, अपराध बढ़ेगा, सिंपल, मतलब कोई भी नेता आ जाए। आपको लगता है वो तो कहते हैं कि अब वो दौर खत्म हो गया है, हमें मौका दीजिए, हम सारी चीज़ों को बदल सकता साहब, नहीं खत्म हो सकता। जो ट्रेंड में आ जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, वो चीज़ें खत्म होने में बड़ा वक्त लगता है। आप भी मानते हैं कि जो पिताजी की हैं वो अंश बच्चे में भी होगा? सिर्फ बच्चे की बात नहीं है, वो जितने भी कार्यकर्ता है ना उस दल के, उन सब कार्यकर्ता की परवरिश उसी तरीके से हुई है। आप हर पार्टी, आप समझिएगा, आज पहले 2 दल यहाँ पे सुपर एक्टिव थे, एक बीजेपी और एक आरजेडी, आज जनसुराज हो गया। बीजेपी की परवरिश कैसे हुई उनके कार्यकर्ताओं की, आरजेडी की कैसे हुई, ये समझिए। बीजेपी की परवरिश हुई, उनको घर में खाने को मिले नहीं मिले, वो हिंदुत्व की बात करेंगे, वो राम मंदिर की बात करेंगे, वो देश की तरक्की की बात करेंगे, और जेब में उनको फूटी कौड़ी हो चाहे नहीं हो, ऐसे कार्यकर्ता मुझे उनके मिलते हैं।
बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो तो सारा सुनिए। आरजेडी से निकला हुआ है। कहाँ पे शीर्ष नेतृत्व? अमित शाह, सम्राट मोदी जी नहीं, बिहार के नेता सम्राट चौधरी को बिहार देखिए। का ये विनाश हुआ। मैं बीजेपी का ओवरऑल कल्चर की बात कर रहा हूँ, आप इस बात को समझिए। उसी तरह आरजेडी का जो कल्चर है, आरजेडी का कल्चर है गुंडागर्दी, धमकाना, डराना, गाली देना, मारना पीटना। पूरे बिहार में यही कल्चर है, वो जाने वाला नहीं है। अब जनसुराज के किसी आदमी से बात करेंगे तो आज सारे जनसुराज एक ही मुद्दा पे बात करेंगे, शिक्षा, रोजगार, पलायन। क्योंकि हमें हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे नेता की तरफ से यही बात सिखाया जाता है, तो ये चीज़ें निकल के बिल्कुल नहीं जाएगी। क्या लगता है कि बिहार में जो प्रशांत किशोर एक नया मूवमेंट छेड़ दिए हैं कि भाई अब बात होगा तो जाति पे नहीं होगा, बात होगा शिक्षा पे, अब बात किसी जाति विशेष धर्म विशेष पे नहीं होगा, बात होगा स्वास्थ्य पे। तो आपको लगता है कि इन सरकार ने, चाहे 15 साल की लालू राबड़ी की सरकार हो या 20 साल से नीतीश की सरकार है, इन्होंने शिक्षा में कुछ बदलाव नहीं किया, शिक्षा की स्थिति को नहीं सुधारा, या फिर स्वास्थ्य की स्थिति की वैसी वैसी है? नहीं, शिक्षा के बदलाव किया ना, मैं बताता हूँ क्या बदलाव किया। बदलाव ये किया कि पुराने ज़माने में सरकारी स्कूल के सभी टीचर के बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और वहीं से निकल करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनते थे। आज बदलाव ये हो गया है कि सरकारी स्कूल का टीचर तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, जिसकी सैलरी 70,000, उसका बच्चा जिसकी सैलरी 70,000 है, वो अपने बच्चे को किसके यहाँ भेजता है पढ़ाने के लिए, जिसकी सैलरी 15-20 हज़ार है। यही तो शिक्षा व्यवस्था है। आप सरकारी स्कूल के टीचर हैं, आपको सैलरी मिलता है 50,000, तो मेरा प्रश्न तो आपसे बनेगा ना कि भैया आपका बच्चा आपके स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहा, आपका डीएवी में, डीपीएस में क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे मैं पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ, यहाँ खिचड़ी का हिसाब करने के लिए बैठा हुआ हूँ कि कितना खिचड़ी बच्चों को खिलाना है, कितना खिचड़ी आपस में बांट लेना है। यही तो शिक्षा में तरक्की हुई है। आप आज जाके ढूंढ लीजिए ना, मैं 1994 में मैट्रिक पास किया हूँ केसरिया हाई स्कूल से। ज़्यादातर टीचर के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ा करते थे। आज जाइए केसरिया हाई स्कूल में पूछिए किस टीचर का बच्चा वहाँ पढ़ता है। सब प्राइवेट स्कूल में चले गए। वहाँ पे उस समय जब सरकारी स्कूल में ऐसी व्यवस्था थी कि अमीर आदमी को भी और गरीब आदमी को भी पढ़ने की, शिक्षा ग्रहण करने की एक समान अवसर प्राप्त होते थे। आज पैसे वाले का बेटा तो जाकर के डीएवी में, डीपीएस में, पटना, रांची, दिल्ली, बनारस कहीं जाके पढ़ेगा। एक गरीब मजदूर का बेटा कहाँ पढ़ेगा? उसी खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़ेगा। वो बड़ा होकर क्या बनेगा? आप बताइए, आप पत्रकार, में आप ही से पूछ रहा हूँ। वो बड़ा होकर मजदूर बनेगा। क्यों मजदूर बनेगा? अगर पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल की स्थिति आप भी मानते हैं कि इतनी सही नहीं है कि वो बड़ा होके कुछ अच्छा अधिकारी बन सके यहाँ से पढ़ के? बिहार की शिक्षा स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ से अधिकारी बन ही नहीं सकता? आप एक बात समझिए, बात सरकारी और प्राइवेट की नहीं है, बात जो सरकारी स्कूल का जो माहौल है। अगर शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी होती तो एक सरकारी स्कूल का टीचर अपने से कम काबिल टीचर के पास अपने बेटा को क्यों भेजता? सरकारी जब टीचर की बहाली होती है तो बीपीएससी के थ्रू अब लोग बहाल कर ये रहे तो मैं हैं, बात तो कर अभी रहा भी सही नहीं है शिक्षा? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने बोला कि सरकारी स्कूल के टीचर की काबिलियत पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ। वो टीचर काबिल है तभी बीपीएससी पढ़ाना नहीं चाहते, आप क्या कह रहे हैं? माहौल नहीं है, पढ़ाना नहीं चाहते, पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ओवरऑल शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। प्रशांत किशोर आएंगे तो ये सब चीजें सुधार हो जाएंगी। 100% बेसिक यही है हमारा। शराबबंदी पे क्या आपका राय है? क्योंकि आपके नेता कहते हैं कि शराब खुल जाना चाहिए। शराबबंदी एक फर्जी कानून है, इसलिए फर्जी कानून को ध्वस्त हो जाना चाहिए। शराबबंदी अगर प्रशांत किशोर चाहें तो पूर्णतः अच्छे ढंग से लागू कर सकते हैं, पुलिसिया विभाग उनके पास रहेगी, लागू हो ही नहीं सकता ये। खोल देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल खोल देना चाहिए। तो क्योंकि पूरे दुनिया में ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जहाँ की सरकार कानून बना करके शराबबंदी को लागू किया हो। हरियाणा में शराबबंदी लागू किया गया था, क्या हुआ आप जानते हैं। आप गुजरात का अगर रेफरेंस उठा करके देंगे, शराबबंदी है तो गुजरात के शराबबंदी के अंदर जो नियम कायदे कानून हैं, उसके अंदर जो क्लॉजेज हैं वो बिल्कुल अलग हैं। आप बिहार के अंदर जो शराबबंदी हुई है उसका एक फायदा आप बता दीजिए, नुकसान मैं बता देता हूँ। आप मानते हैं कि फायदा नहीं है, नुकसान पे सिर्फ नुकसान है। है। राजस्व चार में नुकसान, राजस्व में कई हजार करोड़ का सिर्फ राजस्व की बात नहीं है, राजस्व तो एक है, सबसे आखिरी में राजस्व की बात हम लोग करते हैं। अगर राजस्व का नुकसान होने के बाद भी बिहार का भला हो जाए तो राजस्व का नुकसान ठीक है, मान लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन राजस्व का नुकसान आप इसको ऐसे समझिए, 4 लाइन में समझाता हूं आपको। इस शराबबंदी कानून का नुकसान सिर्फ गरीब आदमी को है। गरीब आदमी जहरीला शराब पी करके मरता है, अमीर आदमी 1000 रुपए की बोतल 3000 में खरीद लेता है। मानते हैं नहीं मानते? आप बोलिए, आप समझाइए लोगों मानते को। हैं, मैं आपसे सहमति लेता हूं। आप बिहार में घूम रहे हैं, ऐसा है या नहीं है?
नहीं, हम घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि शराब बिक रहा है और जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं। आप कहाँ सुने हैं कि पैसा वाला आदमी जहरीला शराब पी के मर गया? पैसे वाले नहीं सुने, मजदूर वर्ग के लोग। पैसा वाला आदमी 1000 रुपए का बोतल 3000 में खरीद के पीता है, इसलिए उसके मरने की संभावना नहीं है। और गरीब आदमी नकली शराब पीता है, जहरीला शराब पीता है, इसलिए वो मरता है। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, जब पुलिस पकड़ती है तो पैसे वाले से रिश्वत लेकर छोड़ देती है, गरीब आदमी को जेल में भर देता है। एक तो ऐसे ही वो उसके अंदर समझ की कमी है, ऐसे उसके परिवार में शिक्षा दीक्षा की कमी नहीं है। इतना समझदार होता तो ऐसे जहरीला शराब पीता ही नहीं। वो मजदूरी करके घर चलाता है, अब वो जेल चला गया। अब उसके बीवी बच्चों को जो दिहाड़ी करके लाता था 300 400 500 रुपये रोज का, वो भी लाने वाला कोई नहीं बचा। तो लॉस दोनों में। तीसरी बात समझिए, जितने भी शराब माफिया हैं, कोई नेता लगा हुआ है उसमें, कोई पुलिस वाला लगा हुआ है, कोई गुंडे लगे हुए हैं, उन सब लोगों ने अरबों रुपया लूट लिया है। पूरी विभाग मिली हुई है। भाग मिली हुई है। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है ना कि एक ट्रक जब कोई पुलिस वाला पकड़ करके एक जब्त करता है तो उसके पीछे 10 ट्रक पास करा करके तब एक पकड़े जाते हैं। अगर नहीं पास होते और वो ट्रक सारा वहीं पकड़ा ही जाता तो बिहार में शराब मिलेंगे कहाँ से? ये सारी शराब कच्ची शराब तो है नहीं कि सब बिहार में ही बन रहा है, बाहर से आ रहे हैं, हर बॉर्डर पे आ रहे हैं, और हर बॉर्डर पे पुलिस शराब की ट्रक पकड़ती भी है। ये भी आए दिन खबर में आता है कि भाई पुलिस ने एक ट्रक शराब पकड़ा है, उसको कुचलवा दिया, ऐसे करके। तो जब सारी शराब अगर पुलिस वाले पकड़ ही लेते हैं तो बिहार में शराब पी क्यों रहे हैं लोग? कहाँ से पी रहे हैं? तो वो कुछ है नहीं, पुलिस वाले सिर्फ मिली भगत है तभी आ ही रहा है। उनकी मिली भगत के बगैर आ ही नहीं सकता। और चौथा सबसे बड़ा नुकसान 20,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस है, जिसको मैंने चौथे नंबर पर रखा हुआ है। हमारी सरकार आएगी, ये चारों चीज़ बंद होगा। शराब रेगुलेटेड तरीके से बिकेगा, रेवेन्यू लॉस खत्म हो जाएगा, और जो 20,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा उसको हम मुख्य बजट में नहीं डालने वाले। वो 20,000 करोड़ का रेवेन्यू को हम सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों के शिक्षा पे खर्च करने वाले हैं, जो हमारा मुख्य उद्देश्य। शराब के पैसे को आप शिक्षा के क्षेत्र में, शराब के पैसे को नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप इसको चेंज कीजिए। शराब के पैसे को नहीं, शराब के नाम पर जो माफिया लूट रहे हैं पैसे, उस पैसे को रेगुलेटेड तरीके से राजस्व में ला करके गरीब बच्चों पे खर्च करेंगे। आपको समझने का फर्क है। नुक्ता समझने का नहीं, फिर से खुदा जुदा हो जाता है। समझ रहे हैं। अभी शराब के पैसे से नहीं, शराब के पैसे से नहीं, अभी गलत अवैध तरीके से लोगों के हाथ में पैसे जा रहे हैं, उसको ओरिजिनल तरीके से अच्छे ढंग से पैसे करके माफिया लोग जिस पैसे को लूट रहे हैं, जो सरकार के खजाना में जाना चाहिए, वो पैसे सरकार लेकर के और उसका खर्च बाकी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में नहीं करने वाले। जो मुख्य बजट जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों को शिक्षा के ऊपर। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, कितना भी कुछ हो जाए, गरीब घर के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बिहार की स्थिति सुधरेगी नहीं। अच्छा, कल्याणपुर पे आते हैं। कल्याणपुर में क्या लगता है आपको? 3 ऐसे मुख्य कार्य बताइए कि अगर आपको मौका मिलता है और जनता मौका देती है, सदन में बैठते हैं, तो कौन ऐसे 3 कार्य हैं जो सबसे पहला काम भ्रष्टाचार। मतलब 1 नंबर पे आने के दिन से ही मेरी लड़ाई उन्हीं लोगों से है। अब जो हो सकता है, मेरा कोई भाई चाचा भी भ्रष्ट हो तो मेरी लड़ाई उससे भी होगी। मुझे कोई पद का लालच नहीं है, मुझे जीतने हारने का लालच नहीं है, जीने मरने का लालच नहीं है। जब इसमें आ गया हूँ तो मेरी पहली लड़ाई भ्रष्टाचार। दूसरी लड़ाई ये है कि योजनाएं जो आती है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। उसके बीच में जो कट मार करके, पटी जसोली पंचायत में एक रोड बना था कुछ दिन पहले, तो चारकोल का सड़क बनने के बाद 5 दिन के अंदर साइड से घास उग रहे थे। मालूम है घास क्यों उग रहे थे? घास इसलिए उग रहे थे कि किनारे पे जो घास थे उसको हटाया नहीं गया था, वहाँ पे जो रॉ मटेरियल डालने थे वो डाला नहीं गया था। उसी घास के ऊपर से चारकोल डालकर रोड बना दिया और पास करा दिया। सब चोर हैं, बिके हुए हैं। इंजीनियर आया, उसको इससे मतलब नहीं है, नेताजी को कमीशन चला जाना है, तो कौन उसके देखने वाला है? ये चीज़ें बंद करवाना है। कल्याणपुर से मोतिहारी के आवागमन के लिए कोई सरकारी सुविधा नहीं है, वो मेरे एजेंडे में है। जितने भी प्राथमिक उपचार केंद्र हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे डॉक्टर और दवाइयों की सुविधा तरीके से हो, ये मेरे व्यक्तिगत प्राथमिकता के अंदर है। मेरी एक प्राथमिकता और है जिसके लिए मुझे काम करना है। अभी ये जब मैं देखता हूँ कि जब इस साल बारिश नहीं हुई है तो किसानों की हालत कितनी बुरी है, धान का हालत कितना जर्जर है, जबकि यहाँ पे नहर है, लेकिन नहर से खेतों तक कनेक्टिविटी नहीं है। तो नहर से मैक्सिमम खेतों तक पक्की नालियों का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि पानी किसानों तक
पहुंच सके। किसानों की बात की क्या तो वहाँ तक समस्या है यूरिया। बताता हूँ, वहाँ तक पानी पहुँच सके और पानी पहुँच करके किसानों को मिल सके। और जहाँ तक आपने यूरिया की बात किया, यूरिया का मुद्दा एक विधानसभा का मुद्दा नहीं हो सकता, यूरिया का मुद्दा पूरे बिहार का मुद्दा हो सकता है। तो इसके ऊपर हमारी पार्टी खुद ही काम करेगी, और जो पार्टी का एजेंडा है वो मेरा एजेंडा है। अगर मेरे बस में होता, मुझे फर्टिलाइजर का मिनिस्टर बना दिया जाए, तो मैं उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दूं। लेकिन अगर एक विधायक की हैसियत से अगर यूरिया में गड़बड़ी होगा तो मैं सदन में इस बात को उठाऊंगा। किसी तरीके का करप्शन होगा तो मैं सदन में बात को उठाऊंगा। मेरी प्राथमिकता रहेगी किसानों को इस नहर का पानी ठीक से मिले। आज नहर में पानी है, खेतों में पानी नहीं है, जिससे किसानों की दुर्दशा देख करके क्या बोलते हैं, दिल बाहर आने लग जाता है, घबराहट होने लगती है कि कितना मेहनत से लोगों ने धान रोपा है और पानी के बगैर तरस रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणपुर के जनता को एक बार मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पिछले 35 वर्षों में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को जो हमने वोट किया है, अब वो दौर समाप्त हो चुका है। अब ना तो आपको लालू जी से डरने की ज़रूरत है, ना आपको भाजपा की से डरने की ज़रूरत है। दोनों को बुरी तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए जनसुराज की स्थापना हो गई है। आप सब लोग जनसुराज को जिताएं और एक नए बिहार का निर्माण में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कल्याणपुर से संभावित उम्मीदवार जनसुराज के सुबोध तिवारी को, और आप इनके विचार से कितना सहमत है, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।